हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। आज मैं आप सभी के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि यह जो दोनों देश हैं, इटली और जर्मनी, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए में दिया गया है उत्तरी अमेरिका, बी में दिया गया है दक्षिणी अमेरिका, सी में दिया गया है यूरोप और डी में दिया गया है एशिया। आपको पता होना चाहिए यह जो दोनों देश हैं इटली और जर्मनी, कौन? इटली और जर्मनी, यह यूरोप महादेश में आते हैं। टोटल 7 महादेश हैं, उसमें से एक यूरोप है। यूरोप में आते हैं कौन? इटली तथा जर्मनी। अगला प्रश्न है, फ्रांस किस शासन वंश की पुनः स्थापना, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हैप्सबर्ग ए में दिया गया है, बी में दिया गया है आर्य वंश, सी में दिया गया है बुर्बो वंश और डी में दिया गया है राजशाही। आपको पता होना चाहिए फ्रांस में, मतलब यहाँ पर लिखा गया है पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से किस शासन वंश की स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा? किसका किया गया था? बुर्बो राजवंश का। क्या आपका सही आंसर बुर्बो वंश हो जाएगा। फ्रांस में पुनः स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न में, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में दिया गया है लाल सेना से, बी में कार्बोनरी से, सी में फ्लीक हेटारिया से और डी में दिया गया है डायट से। यह जो मेजनी थे, कौन? मेजनी जो थे यह कार्बोनरी संगठन का संबंध थे। क्या? कार्बोनरी संगठन का संबंध थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी दोनों देश में जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध कौन सा देश था? विरुद्ध इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था या फिर प्रसा था? आपको पता होना चाहिए यह दोनों देश के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन? ऑस्ट्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति पर, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। आपको पता होना चाहिए यह जो काउंट काबूर था यह काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर। किस पर? प्रधानमंत्री पर। आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। क्या? नाविक था ये गैरीबाल्डी। आप लोग को पेशा का मतलब समझ में आता है? पेशा मतलब जैसे कि कोई कार्य कर रहा है, वही कार्य कर रहा था कौन? गैरीबाल्डी एक नाविक था। नाविक मतलब होता है नाव चलाने वाला। अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन द्वितीय ने या फिर बिस्मार्क ने? आपको पता होना चाहिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। अगला है जालबेरिन। कौन? जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी एवं सामंतों की? आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह व्यापारियों का हो जाएगा। क्या? व्यापारियों की संस्था थी। कौन? जालबेरिन। ठीक है, आगे देखते हैं।
रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम वन ने? आपको पता होना चाहिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको पता चलेगा। जानिए और अपने एग्जाम क्लास 10th में जा करके ऑब्जेक्टिव रंग दीजिए। 10वां प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में या फिर 1886 में? सॉरी, 66 लिखा गया है यहाँ पे। सी में है 1870, डी में है 1871। यह जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। कब? 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 में, 1821 में? सी में दिया गया है 1822 में और डी में दिया गया है 1823 ईस्वी में। यह जो नेपल्स की क्रांति हुई थी यह कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। कब? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? आपसे पूछा गया है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1815 में, 1810 में, 1831 में? यह जो कार्बोनरी संगठन था यह कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1870 में? कब? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि यह जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था कब? 1870 में। यह कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में आपका सही आंसर हो जाएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए, किनके लिए? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? आपको पता होना चाहिए यूनान इसका आंसर हो जाएगा। क्या? यूनान। यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा है यूनान। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूल, विक्टर इमेनुअल, विलियम प्रथम? आपका सही आंसर जो हो जाएगा यह सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमेनुअल था। कौन? विक्टर इमेनुअल जो था यह सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश का शासन था। आपसे पूछा गया है, ए में दिया गया है ऑप्शन मौर्य वंश, बी में दिया गया है गुप्त वंश, सी में दिया गया है बुर्बो वंश और डी में दिया गया है मुगल वंश। आपको पता होना चाहिए 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश का शासक था बुर्बो। क्या हो जाएगा आपका? बुर्बो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? यह जो नेपोलियन था, कौन? नेपोलियन आपने पढ़ा होगा नेपोलियन के बारे में। एक व्यक्ति था नेपोलियन जिसने एक कानून बनाया था, जिस कानून का नाम दिया गया था उसके नाम पे ही धरा गया था। क्या? नेपोलियन संहिता। और उसी का जो है वह शुरुआत, इस कानून का शुरुआत कब किया गया था? 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन था? बिस्मार्क, काबुल, मेजनी, गैरिबाल्डी? यंग इटली का जो संस्थापक थे वह मेजनी थे। कौन? मेजनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यह बहुत हल्का क्वेश्चन है।
ए में दिया गया है रूस को, बी में दिया गया है जर्मनी को, सी में दिया गया है तुर्की को और डी में दिया गया है यूनान को। यूरोप का जो मरीज है वह किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला प्रश्न है लाल तुर्की, क्या लाल तुर्की नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबुल ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। आपको पता होना चाहिए यह जो लाल तुर्की नामक संस्था का गठन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है रक्त एवं, यहाँ पर लिखा गया है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, विलियम प्रथम ने, गैरिबाल्डी ने या फिर इनमें से कोई नहीं ने। आपको पता होना चाहिए यह जो रक्त और लौह की नीति थी यह किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। आपका सही आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क ने अपनाया था रक्त एवं लौह की नीति का। ठीक ना? आगे देखते हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? जर्मनी में जब युद्ध हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, क्या जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? आपको पता होना चाहिए सेडॉन का युद्ध। क्या सेडॉन का युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। कौन? मेजनी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। आपसे यह पूछा गया है कि प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। कौन? प्रसा का शासक विलियम प्रथम था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। आपको पता होना चाहिए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय था। कौन? नेपोलियन तृतीय आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के तरह आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिल गया है। अगले दिन हम आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। अभी के लिए धन्यवाद और जाते जाते हमारे YouTube चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।